हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अतुल्य आर्य ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, रीट एसएसटी के डेली टेस्ट सीरीज में आज अपने बात करेंगे यूनिट नंबर 5 के टॉपिक स्थानीय स्वशासन के विषय में। दोस्तों, इसी से संबंधित पिछले टेस्ट के अंदर हमने देखिएगा ग्राम पंचायतों के विषय में बात की थी, पंचायती राज के विषय में बात की थी। स्थानीय स्वशासन के अंदर पंचायती राज भी शामिल होता है और जो हमारा नगरीय प्रशासन है, नगरीय शासन की जो व्यवस्था है वो भी शामिल हुआ करती है। दोस्तों, आज अपने स्थानीय स्वशासन यानी कि ग्राम पंचायत से बचे हुए प्रश्न और जो नगरीय प्रशासन यानी नगरीय स्वशासन जो है उससे बचे हुए जो प्रश्न हैं उनके विषय में अपनी बात करने वाले हैं। आज अपने कुल 35 क्वेश्चनों के विषय में बात करेंगे। 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जिनके विषय में अपनी बात करने वाले हैं। देखिएगा दोस्तों, ये हमारी 5वीं यूनिट है। 5वीं यूनिट का लगभग अपना लास्ट जो टॉपिक है, लास्ट टॉपिक अपना आ चुका है। यहाँ देखिएगा ये सारे टॉपिक अपने कर भी चुके हैं। दोस्तों, अगर आपको इनके पूरे लेक्चर देखने हैं तो वो प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, वहाँ पर जाकर के देख सकते हैं। डेली आपका एक टेस्ट होता है जिसका मीटर मैं आपको दे देता हूँ। दोस्तों, इसके अलावा मैं बता दूं कि इस संडे से आपका जो टेस्ट शुरू होने वाला है वो ऑब्जेक्टिव आप एंड्रॉयड ऐप पे भी दे सकते हैं। यानी कि एक हफ्ते में जो भी आप पढ़ेंगे, सोमवार से शनिवार तक जो भी आप टेस्ट के माध्यम से पढ़ते हैं, उन सभी प्रश्नों में से ही आपसे संडे को क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऑल इंडिया रैंकिंग भी उसमें रहेगी, बड़ी आसानी से आप उसमें टेस्ट दे सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि ये सारे के सारे टेस्ट आपके लिए बिल्कुल फ्री रहने वाले हैं। दोस्तों, तो आई होप कि आपके लिए वो कार्यक्रम भी बहुत ज़्यादा लाभदायक रहने वाला होगा। दोस्तों, जो अपने बात कर रहे हैं नगरीय स्वशासन की और पंचायती राज की, ये दोनों जो टॉपिक है वो स्थानीय स्वशासन के रूप में अपने लेकर के चलते हैं। तो यहाँ आज हम देखते हैं कि हमारा पहला प्रश्न कौन सा है। पहला प्रश्न जो है हमारा, भारत में निम्न में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। हमें बताना है कि किसके अंतर्गत जो है वो पंचायती राज की व्यवस्था की गई है। ऑप्शन है हमारे पास में मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक सिद्धांत या फिर चुनाव आयोग अधिनियम। हमारा प्रश्न है कि पंचायती राज प्रणाली की जो व्यवस्था की गई है वो किसके अंतर्गत की गई है। क्या होगा दोस्तों इसका सही आंसर? तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है नीति निर्देशक सिद्धांत, यानी नीति निर्देशक जो तत्व है उसके अंतर्गत ही जो पंचायती राज प्रणाली है उसकी व्यवस्था की गई है। दोस्तों, बात करते हैं अगले प्रश्न की। दूसरा हमारा प्रश्न है, पंचायती राज संस्थाएं अपनी निधि हेतु निर्भर हैं, किस पर निर्भर हैं। दोस्तों, आज के जो अपने क्वेश्चन हैं वो लगभग फैक्चुअल हैं, आसान प्रश्न हैं। ऑप्शन है हमारे पास में संपत्ति कर पर, सरकारी अनुदान पर, स्थानीय कर पर या फिर विशेष कर पर। किस पर निर्भर है दोस्तों? इसका जो सही आंसर है वो है सरकारी अनुदान पर। पंचायती राज जो संस्थाएं हैं वो अपनी निधि यानी इनकम के लिए सरकारी अनुदान पर सबसे ज़्यादा निर्भर है। इनमें से अगर हमें कोई देखना हो तो कौन सा, संपत्ति कर पर, स्थानीय कर पर, विशेष कर पर, तो इनमें से जो सबसे सही आंसर है हमारा वो सरकारी अनुदान पर आता है। दोस्तों, बात करते हैं अगले प्रश्न की। तीसरा हमारा प्रश्न है, ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत कौन सा है। हमें बताना है इनमें से ग्राम पंचायत की आय का स्रोत जो है वो कौन सा रह गया। दोस्तों, मेला एवं बाजार कर है, भूमि एवं स्थानीय कर है, मृत्यु कर है, मकान एवं पशु कर है। दोस्तों, इनमें से एक ऑप्शन हमें बताना है जो सबसे सही है। कौन सा है दोस्तों? तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है 1 नंबर, मेला और बाजार कर जो है वो इसमें शामिल होता है। ये आय का स्रोत माना जाता है। चौथा जो हमारा प्रश्न है, नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है। हमें बताना है नगर निगम मेयर होता है, सभापति होता है, चेयरमैन होता है या इनमें से कोई नहीं। हमें बताना है कौन होता है। देखिएगा, नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? मेयर होता है, महापौर होता है या सभापति होता है या चेयरमैन होता है। कौन होता है दोस्तों? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है मेयर या महापौर कहते हैं हम जो नगर निगम का अध्यक्ष होता है। अगला जो हमारा प्रश्न है, 5वां प्रश्न, जिला परिषद का प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है। हमें बताना है। देखिए, राजनीतिक अधिकारी होते हैं और प्रशासनिक अधिकारी होते हैं प्रत्येक स्तर पर। तो हमें ये बताना है जिला लेवल पर जो जिला परिषद होती है उसका प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है जो प्रशासनिक कार्य को संभालते हैं। खंड विकास अधिकारी है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी है, जिला प्रमुख है या जिला उपखंड अधिकारी है। कौन होता है दोस्तों? क्या होगा दोस्तों इसका सही आंसर? यानी जो जिला परिषद है उसका प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है नंबर 2, यानी कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिसको सीईओ बोलते हैं अपने। ये होता है जिला परिषद का प्रशासनिक अधिकारी। बात करते हैं अगले प्रश्न की। छठा हमारा प्रश्न है, सत्ता के विकेंद्रीकरण का क्या अर्थ है, यानी सत्ता के विकेंद्रीकरण से आप क्या समझते हैं, किसे कहते हैं।
शक्तियों का एकीकरण है, संपूर्ण संवैधानिक शक्तियां केंद्र के अधीन आ जाती हैं, राज्य सरकार का केंद्र सरकार के अधीन होना कहलाता है, या फिर शक्तियों का विभाजन कहलाता है। दोस्तों क्या कहेंगे, किसे कहेंगे सत्ता का विकेंद्रीकरण? क्या होगा दोस्तों इसका सही आंसर? आई होप ये क्वेश्चन आप सभी का सही होगा। इसका जो सही आंसर है वो होता है शक्तियों का विभाजन। देखिएगा ये दो अपनी विचारधाराएं हैं, एक तो आती है केंद्रीयकरण और एक आती है विकेंद्रीकरण। देखिए जब राज्यों की सारी शक्तियां जो है वो निकल करके केंद्र के हाथ में आए, यानी केंद्र प्रशासित होती है, तो उसे केंद्रीकरण बोल देंगे। विकेंद्रीकरण का मतलब होता है केंद्र से अन्य भागों में उसको बांट देना, यानी शक्तियों का विभाजन कर देना। क्या कहलाता है? सत्ता का विकेंद्रीकरण कहलाता है। दोस्तों बात करते हैं अगले प्रश्न की। 7वां हमारा प्रश्न है, 74वें संविधान संशोधन के अनुसार संविधान में स्थानीय शहरी निकाय के प्रशासन के लिए कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? हमें ये बताना है कि 74वां जो संविधान संशोधन हुआ उसके अंदर स्थानीय शहरी निकाय के प्रशासन के लिए कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? 7वीं, 9वीं, 11वीं या फिर 12वीं, कौन सी थी दोस्तों? क्या होगा दोस्तों इसका सही आंसर? इसका जो सही आंसर है वो है 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया था दोस्तों। तो ये हमारा सही आंसर कौन सा होगा? 12वीं। तो 74वें संविधान संशोधन के द्वारा स्थानीय शहरी निकाय के प्रशासन के लिए जो जोड़ा गया था वो 12वीं अनुसूची थी। बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारत में पंचायती राज संस्थाओं में निर्वाचन का प्रबंधन करता कौन है, यानी निर्वाचन का प्रबंधन कौन करता है? 8वां हमारा प्रश्न है, भारत में पंचायती राज संस्थाओं में निर्वाचन का प्रबंधन कौन करता है? राज्य सरकार करती है, भारत का चुनाव आयोग करता है, राज्य का चुनाव आयोग करता है, या फिर केंद्र सरकार करती है? कौन करता है दोस्तों पंचायती राज संस्थाओं में निर्वाचन का प्रबंधन? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है हमारा राज्य का चुनाव आयोग जो होता है उसका उत्तरदायित्व होता है पंचायती राज संस्थाओं का निर्वाचन करवाना, उसका प्रबंधन करना। ये राज्य चुनाव आयोग का काम है, न कि भारत के चुनाव आयोग का काम है। दोस्तों बात करते हैं अगले प्रश्न की। 9वां हमारा जो प्रश्न है, नगर पालिका मंडल के सदस्यों को कहा जाता है, यानी क्या कहते हैं नगर पालिका मंडल के सदस्यों को? आयुक्त कहते हैं, मेयर कहते हैं, पार्षद कहते हैं, या फिर पंच कहते हैं? दोस्तों नगर पालिका मंडल के जो सदस्य होते हैं उन्हें अपने क्या कहेंगे? क्या होगा दोस्तों इसका सही आंसर? बड़ा आसान सा प्रश्न है, तो इसका सही आंसर जो होगा वो नंबर 3 है, पार्षद। पार्षद कहते हैं दोस्तों। जो अपना नगर होता है उसमें वार्ड होता है, जो वार्ड पंच होता है उसी को अपने क्या कहते हैं? पार्षद के रूप में जानते हैं। दोस्तों बात करते हैं अगले प्रश्न की। 10वां हमारा प्रश्न है, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है, पंचायत समिति क्या होती है? परामर्शदात्री निकाय है, प्रशासनिक प्राधिकरण है, परामर्शीय समिति है, या फिर पर्यवेक्षकीय प्राधिकरण है? क्या है दोस्तों हमें बताना है। ब्लॉक स्तर पर, ब्लॉक लेवल पर देखिएगा पंचायत समिति होती है। जो हमारा पंचायती राज है उसका त्रिस्तरीय जो ढांचा है उसमें ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति आती है। हमें बताना है कि ये क्या होती है इनमें से। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है नंबर 2, ये एक प्रशासनिक प्राधिकरण होता है। ये ग्राम पंचायतों और जिला परिषद के बीच की कड़ी अपने इसको मान करके चलते हैं। ये हमारा इसका सही आंसर होगा नंबर 2। ये क्या है? परामर्शदात्री निकाय नहीं है, परामर्शीय समिति नहीं है, पर्यवेक्षकीय प्राधिकरण भी नहीं है, ये एक प्रशासनिक प्राधिकरण है। दोस्तों बात करते हैं अगले प्रश्न की। 11वां हमारा प्रश्न है, राजस्थान में 1 लाख से कम जनसंख्या वाले छोटे संक्रमणकालीन जो नगरीय क्षेत्र है उनमें स्थापना की गई है, किसकी की गई है? नगर निगम की, नगर पालिका की, नगर परिषद की, या फिर छावनी बोर्ड की? किसकी की गई है दोस्तों? क्या होगा इसका सही आंसर? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है नगर पालिका की। नगर पालिका की स्थापना की गई है दोस्तों। 1 लाख से कम जनसंख्या वाले छोटे जो संक्रमणकालीन जो हमारे नगरीय क्षेत्र हैं उनके अंदर नगर पालिका बनाई गई है। बात करते हैं 12वें प्रश्न की। किसको भारत का उद्धारक व स्थानीय स्वशासन का जनक भी माना जाता है? किसको कहा जाता है? लॉर्ड हेस्टिंग्स को कहा जाता है, लॉर्ड रिपन को कहा जाता है, लॉर्ड रिपन या फिर लॉर्ड पैट्रिक। ये 2 बार आ चुका है दोस्तों। इनमें से आपको बताना है सही आंसर कौन सा है। क्या होगा इसका सही आंसर? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है लॉर्ड रिपन। अब चाहे ये मान लेना, चाहे ये मान लेना, 2 बार प्रिंट हो चुका है ये। तो लॉर्ड रिपन जो है उसे भारत का उद्धारक और स्थानीय स्वशासन का जनक अपने मान करके चलते हैं। दोस्तों बात करते हैं अगले प्रश्न की। 13वां हमारा प्रश्न है, आधुनिक पंचायती राज व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक जो हमारी पंचायती राज व्यवस्था है उसका जनक अपने किसे कहेंगे? मोहनलाल सुखाड़िया को, राजीव गांधी को, सरदार पटेल को, या फिर नेहरू को? वापिस सुन लीजिएगा प्रश्न को। आधुनिक पंचायती राज जो हमारी व्यवस्था है उसका जनक किसे माना जाता है दोस्तों? क्या होगा इसका सही आंसर? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है राजीव गांधी।
इन्होंने प्रयास किए थे, इसलिए इन्हें जो है पंचायती राज व्यवस्था का जनक माना जाता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। 14वां हमारा प्रश्न है, किसने पंचायती राज को आधुनिक लोकतंत्र की पाठशाला कहा है? किसने कहा है? गांधी जी ने कहा है, तिलक ने कहा है, सरदार पटेल ने कहा है या फिर नेहरू ने कहा है? किसने पंचायती राज को आधुनिक लोकतंत्र जो है उसकी पाठशाला कहा है, हमें ये बताना है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है नेहरू। नेहरू जी ने ये कहा था दोस्तों। आधुनिक लोकतंत्र की पाठशाला कौन है? वो है पंचायती राज। ये आपको याद होना चाहिए अच्छे से। सारे क्वेश्चन पीछे पूछे जा चुके हैं, दोबारा भी पूछे जा सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। 15वां जो हमारा क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्था का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की निर्धारित आयु कितनी है? 18 वर्ष है, 21 वर्ष है, 30 वर्ष है या फिर 35 वर्ष है? पंचायती राज संस्था को चुनाव लड़ने के लिए, वोट डालने के लिए नहीं, यहाँ ध्यान दीजिएगा, चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की आयु कितनी होनी चाहिए? कितनी होगी दोस्तों? क्या है इसका सही आंसर? 18 है, 21 है, 30 है या फिर 35 है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है 21 वर्ष। 21 वर्ष इसका बिल्कुल सही आंसर है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। 16वां हमारा प्रश्न है, पंचायती राज अधिनियम के अनुसार पंच, उप सरपंच, सरपंच अपना त्याग पत्र किसे देंगे? किसे देंगे दोस्तों? उपखंड अधिकारी को, जिला प्रमुख को, विकास अधिकारी को या फिर जिला कलेक्टर को? किसको देंगे? पंचायती राज अधिनियम के अनुसार पंच, उप सरपंच, सरपंच अपना जो त्याग पत्र है वो किसको देंगे? किसको देंगे दोस्तों? तो इसका जो सही आंसर है वो है विकास अधिकारी को देंगे। किसको देंगे? विकास अधिकारी को देते हैं दोस्तों। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला हमारा प्रश्न है 17वां प्रश्न, जिला परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? हमें बताना है जिला परिषद का अध्यक्ष कौन होगा? जिलाधीश होगा या जिला प्रमुख होगा, लोकसभा सदस्य होगा या फिर प्रधान होगा? कौन होता है दोस्तों जिला परिषद का अध्यक्ष? जिलाधीश, जिला प्रमुख, लोकसभा सदस्य या फिर प्रधान? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है चेक कर लेना। इसका सही आंसर है जिला प्रमुख। आई होप ये क्वेश्चन आप सभी का सही होगा। जिला परिषद जो होती है, जिला स्तर पर जिला परिषद होती है, ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति होती है और ग्राम स्तर पर जो है हमारी ग्राम पंचायत होती है दोस्तों। तो यहाँ इसका सही आंसर कौन सा होगा? जिला प्रमुख होगा। 18वां हमारा प्रश्न है, ग्राम सभा की गणपूर्ति होती है कुल सदस्य संख्या का 5वां भाग, आधा भाग, चौथाई भाग या फिर 10वां भाग? यानी 1/5 होती है या 1/2 होती है, 1/4 होती है या 1/10 होती है? गणपूर्ति कौन सी होती है दोस्तों? ये हमने पीछे भी बात की थी, तभी मैंने आपको बताया था कि गणपूर्ति हमेशा एक ही रहेगी, एक ही याद रखनी है आपको। कितनी होती है? 1/10 यानी 10वां जो भाग है, ये हमारा सही आंसर है दोस्तों। बात करते हैं अगले प्रश्न की। 19वां हमारा प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है? ये कुछ समितियों का नाम है, हमें वो बताना है कि जिसका लेना देना पंचायती राज संस्था से नहीं है। PVN राव समिति है, LM सिंघवी समिति है, अशोक मेहता समिति है या बलवंत राय मेहता समिति है? कौन सी है दोस्तों? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है नंबर 1। इस समिति का जो है पंचायती राज से कोई लेना देना नहीं है, बाकी समितियां जो है पंचायती राज से संबंधित है दोस्तों। अगले प्रश्न की बात करें, 20वां हमारा प्रश्न है, ग्राम पंचायतों की आय का साधन निम्न में से कौन सा नहीं है? कृषि आय पर कर, संपत्ति, जानवर एवं वाहन पर कर, ऐच्छिक दान या उपहार, राज्य सरकार द्वारा दिए गए अनुदान। हमें ये बताना है कि आय का साधन निम्न में से कौन सा नहीं है ग्राम पंचायतों के? क्या नहीं ले सकती है दोस्तों? कृषि पर आय, कृषि आय पर कर, संपत्ति, जानवर और वाहन पर कर, ऐच्छिक दान या उपहार को मिल जाए तो राज्य सरकार द्वारा दिए गए अनुदान। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो नंबर 1, कृषि आय पर कर ये नहीं होता है। संपत्ति के क्रय विक्रय से संबंधित जो भी हैं उसमें कुछ भाग यहाँ आता है। जानवरों का क्रय विक्रय हो गया, वाहन वाला हो गया, ऐच्छिक दान, उपहार, मेले, त्यौहार हो गए, इन पे जो भी टैक्स लगते हैं। तो इस प्रकार के कुछ स्थानीय करों की सुविधा जो है ग्राम पंचायतों को दी गई है, लेकिन यहाँ जो है वो कृषि आय पर ये टैक्स नहीं ले सकती है, ये इसकी आय का साधन नहीं माना जाएगा दोस्तों। बात करते हैं अगले प्रश्न की। 21वां हमारा प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था कैसी होती है? कैसी होती है दोस्तों? ग्राम, ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर 4 स्तरीय, ग्राम, ब्लॉक, जिला स्तर पर 3 स्तरीय, ग्राम और ब्लॉक स्तर पर 2 स्तरीय या फिर ग्राम स्तर पर 1 स्तरीय व्यवस्था? कौन सी होगी दोस्तों? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है 2 नंबर, यानी त्रिस्तरीय होती है, 3 स्तर होते हैं, ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर। ये हमारा सही आंसर है, ये वाला ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर 3 स्तरीय संरचना जो है हमारी पंचायती राज की होती है स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत। बात करते हैं अगले प्रश्न की।
22वां हमारा प्रश्न है, पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्कृति जो है वो किस कमेटी के द्वारा की गई थी? एल एम सिंघवी, बलवंत राय मेहता राय कमेटी है या फिर अशोक मेहता कमेटी है? कौन सी है दोस्तों? पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की, संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति जो है वो किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है एल एम सिंघवी समिति जो है इसके द्वारा की गई थी दोस्तों। संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की जो संस्तुति है वो इसके द्वारा की गई थी। गलत हो सकता था ये क्वेश्चन, इसीलिए मैंने आपको दिया है यहाँ पर एल एम सिंघवी समिति। बात करते हैं अगले प्रश्न की। 23वां हमारा प्रश्न है, संविधान के 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को निर्दिष्ट किए जाने वाले कार्य निम्न में से वर्णित है? 11वीं सूची में है, 10वीं सूची में है, 13वीं सूची में है या फिर 12वीं सूची में है? कौन सी में है पंचायतों को निर्दिष्ट किए जाने वाले कार्य? 11वीं, 10वीं, 13वीं या फिर 12वीं? कौन सी में दोस्तों? तो दोस्तों इसका सही आंसर है 11वीं अनुसूची में। यहाँ आप याद भी रख सकते हैं, गै से 11वीं और गै से ग्राम पंचायत, ठीक है ना। ये कुछ एक याद रखने के लिए आते हैं। दै से 10वीं, दै से दल बदल। 12वीं आपको पता ही है, नगर परिषद ये, और ये जो अपना नगरीय स्वशासन है उससे संबंधित है। तो गै से 11 और गै से ग्राम पंचायत, तो पंचायतों को जो भी दिए गए हैं वो सारे के सारे 73वें संविधान संशोधन द्वारा इस अनुसूची में दिए गए हैं। बात करते हैं 24वें प्रश्न की। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में, उसी से संबंधित अनुसूची में पंचायतों के लिए कुल कितने विषय निर्धारित किए गए हैं? कितने हैं? 27, 28, 29, 30। अच्छा प्रश्न है। 11वीं अनुसूची में कितने विषय निर्धारित किए गए हैं? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है 29 विषय जो है वो निर्धारित किए गए हैं। दोस्तों ये परिवर्तन होते रहते हैं, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए इस प्रकार से प्रश्न का उत्तर तो अभी तक यही है दोस्तों। कितना है? 29 है। बाकी जैसे भी अपडेट हो तो वो आप उसको परीक्षा के समय में भी, करंट के विषय में भी आप उसको देख सकते हैं। तो 11वीं अनुसूची में कितने हैं, कितने विषय निर्धारित किए गए हैं? 29 विषय निर्धारित किए गए हैं। दोस्तों बात करते हैं अगले प्रश्न की। 25वां हमारा प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय पंचायत दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को, 2 अक्टूबर को, 21 अप्रैल को या फिर 24 अप्रैल को? राष्ट्रीय पंचायत दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है दोस्तों? तो दोस्तों इसका सही आंसर है 24 अप्रैल को, क्योंकि इस दिन ये पंचायती राज लागू हुआ था दोस्तों 1993 को। तो 24 अप्रैल को जो है पंचायती राज दिवस, राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाया जाता है दोस्तों। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला जो हमारा प्रश्न है, संविधान के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं के 1/3 प्रतिनिधित्व की गारंटी कौन सा अनुच्छेद देता है? देखिए, पंचायतों में आरक्षण जो है वो 1/3 प्रतिनिधित्व होना चाहिए। इसकी गारंटी कौन से अनुच्छेद में की गई है दोस्तों? यानी ग, घ, ज और झ। ये थोड़ा डीपली क्वेश्चन था, इस प्रकार के प्रश्न भी आए हुए हैं, इसीलिए मैंने आपको दिया है। क्या होगा दोस्तों इसका सही आंसर? तो इसका जो सही आंसर है वो है 243 घ। इसके अंदर 1/3 प्रतिनिधित्व की गारंटी दी गई है दोस्तों। बात करते हैं अगले प्रश्न की। 27वां हमारा प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना क्या है? ग्राम स्तर पर स्थानीय स्वशासन की 1 स्तरीय, ग्राम और खंड स्तर पर स्थानीय स्वशासन की 2 स्तरीय, ग्राम खंड और जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन की 3 स्तरीय, ग्राम खंड जिला राज्य स्तर पर स्थानीय स्वशासन की 4 स्तरीय संरचना कौन सी होगी दोस्तों? आई होप ये क्वेश्चन आप सभी का सही होगा। आज के क्वेश्चन जो है वो काफ़ी आसान क्वेश्चन है दोस्तों। क्या होगा इसका सही आंसर? इसका जो सही आंसर है वो है 3 नंबर। त्रिस्तरीय होती है, यहीं से आप देख लीजिएगा, ग्राम पर, खंड पर और जिला पर। पंचायत समिति, ग्राम पंचायत और जिला परिषद होती है दोस्तों। बात करते हैं अगले प्रश्न की। 28वां हमारा प्रश्न है, खंड और जिला पंचायतों की सीमा में परिवर्तन की अधिसूचना कौन जारी कर सकता है? राज्यपाल, राज्य चुनाव आयोग, संभागीय आयुक्त या फिर कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी कौन कर सकता है? खंड और जिला पंचायतों की सीमा में कोई परिवर्तन हुआ है तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है राज्यपाल। राज्यपाल के पास में ये शक्ति होती है कि वो अधिसूचना जारी कर सकता है दोस्तों। बात करते हैं अगले प्रश्न की। 29वां हमारा प्रश्न है, स्थानीय शासन के निम्न में से कौन सी एक विशेषता नहीं है? स्थानीय स्वशासन की विशेषता कौन सी नहीं है? यहाँ ध्यान दीजिएगा। वैधानिक स्थिति है, स्थानीय समुदाय की भागीदारी होती है, केंद्रीय नियंत्रण होता है या फिर कर आरोपित कर वित्त प्राप्त करने की शक्ति होती है। कौन सा होगा दोस्तों इसका सही आंसर? यानी कौन सी विशेषता नहीं है? कौन सी नहीं है दोस्तों? तो इसका जो सही आंसर है वो है नंबर 3। अगर केंद्रीय नियंत्रण पंचायतों पे हो जाएगा, स्थानीय शासन पे हो जाएगा, तो फिर तो इसका उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा दोस्तों। बाकी सारी जो हैं विशेषताएं इसकी हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। 30वां हमारा प्रश्न है,
निम्न में से कौन राज्य सरकार तथा स्थानीय शासन के बीच राजस्व बंटवारे के लिए उत्तरदायी होता है? कौन है? मुख्यमंत्री है, राज्यपाल है, राज्य वित्त आयोग है, या इनमें से कोई नहीं है? कौन है दोस्तों जो राज्य सरकार और स्थानीय शासन के बीच राजस्व बंटवारे के लिए उत्तरदायी होता है? क्या होगा दोस्तों इसका सही आंसर? इसका जो सही आंसर है वो है राज्य वित्त आयोग का ये कार्य होता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 31वां हमारा प्रश्न है, निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम से नगर पालिकाओं को संवैधानिक परिस्थिति प्रदान की गई? स्टेटस नगर पालिकाओं को कौन सा है? 73वां, 74वां, 75वां, या इनमें से कोई नहीं? नगर पालिकाओं की बात करें तो कौन सा है इसका सही आंसर? दोस्तों इसका सही आंसर होगा 74वां संविधान संशोधन यानी नंबर 2। 73वां ग्राम पंचायतों से संबंधित था, ये देखिए नगरीय स्वशासन से संबंधित है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 32वां हमारा प्रश्न है, निम्न में से संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है? भाग 6, भाग 7, भाग 8, भाग 9 के कौन सा भाग जो है वो नगर पालिकाओं से संबंधित है? क्या होगा इसका सही आंसर दोस्तों? नगर पालिकाओं से संबंधित भाग बताना है हमें, तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है 9 कै। 9 कै है जो नगर पालिकाओं से संबंधित है। दोस्तों बात करते हैं अगले प्रश्न की। 33वां हमारा प्रश्न है, पंचायत समिति के सदस्य क्या होते हैं? खंड विकास अधिकारी द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं, ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते हैं। क्या होगा इसका सही आंसर? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है 3 नंबर। प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा ये निर्वाचित किए जाते हैं, प्रत्यक्ष इनका चुनाव होता है। दोस्तों बात करते हैं अगले प्रश्न की। 34वां हमारा प्रश्न है, पंचायती राज प्रणाली में पंचायत समिति गठित होती है ग्राम स्तर पर, खंड स्तर पर, जिला स्तर पर, या राज्य स्तर पर? पंचायत समिति कहाँ गठित होती है? जो त्रिस्तरीय है अपनी, उसमें पंचायत समिति कहाँ आती है दोस्तों? कहाँ आती है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा खंड स्तर पर। यहाँ जो आती है वो आती है पंचायत समिति। ग्राम स्तर पर देखो क्या होती है? ग्राम पंचायत होती है, यहाँ पंचायत समिति होती है, जिला स्तर पर जिला परिषद होती है। दोस्तों ये हमने पीछे भी बात की थी, ये हमारी त्रिस्तरीय व्यवस्था राज्य स्तर पर नहीं होती है कोई। बात करें अगले प्रश्न की। 35वां और आज का हमारा जो लास्ट प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा जो है उसमें आयोजना बनाने, संपादन करने व क्रियान्वयन की जिम्मेदारी किसकी है? दोस्तों ग्राम सभा की है, ग्राम पंचायत की है, राज्य सरकार की है, या जिला ग्रामीण विकास अभिकरण की है? किसकी है दोस्तों? महात्मा गांधी यानी मनरेगा जो है उसमें जो आयोजना बनाने आदि का कार्य की जिम्मेदारी किसके पास में? क्या होगा दोस्तों इसका सही आंसर? तो इसका जो सही आंसर है वो है ग्राम पंचायत के पास में होती है। दोस्तों दोस्तों ये थे आज के हमारे प्रश्न जो हमारी 5वीं यूनिट से संबंधित थे। ये अपनी यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। संडे को जो टेस्ट होगा उसमें 5वीं यूनिट आपको पूरी याद करनी है। दोस्तों पूरी यूनिट में से कोई भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा देखिएगा 6ठी यूनिट को अपने कल से शुरू करने जा रहे हैं, तो 1-2 टॉपिक इसमें से भी हो सकते हैं पूरे हो जाएं। तो ये तो सारा आपको याद करना ही करना है। संडे तक आपका ये सारा कोर्स आपका हो भी चुका है, आप इसको अच्छे से पढ़ भी चुके हैं, सारे टेस्ट हो चुके हैं। आई होप कि सारी वीडियोस भी आप देख चुके होंगे, तो ये सारा सिलेबस आपका हो चुका होगा। संडे तक देखिएगा आपने कितना याद किया है, क्या कुछ है। यानी संडे को आपको सारा ये 5वीं यूनिट जो है वो कंप्लीट याद करनी है दोस्तों। तो इस सभी में से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे और कल अपने शुरू करेंगे 6ठी यूनिट को, यानी स्थल मंडल के विषय में बात करेंगे दोस्तों। तो जो हमारा जो कल का टेस्ट होगा 49वां जो टेस्ट होगा वो स्थल मंडल से संबंधित होगा, आपको इसको याद करना है दोस्तों। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास, हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर देना, दोस्तों से शेयर करना मत भूलना ताकि उन्हें भी लाभ हो सके। दोस्तों अगर अच्छा प्रोग्राम आपको लग रहा है तो चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस तरह की वीडियो आपको केवल यहीं पर मिलने वाले हैं। और रीट और हो चाहे बाकी सब्जेक्ट का हो, सारा मैटर आपको यहीं पर मिल जाएगा। आप टेलीग्राम या अन्य इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उस पर PDF आदि के लिए जुड़ सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी ऑफिशियल जो वेबसाइट है tulyars.in उसको भी लॉगिन कर सकते हैं दोस्तों। एंड्रॉयड ऐप को आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा अगर आप हमारी टेस्ट सीरीज फ्री जो अवेलेबल है वो देना चाहते हैं। तो बहुत सारी टेस्ट जो रीट के लिए हैं वो फ्री अवेलेबल हैं दोस्तों, वो आपको एंड्रॉयड ऐप पे मिल जाएगी। संडे वाले टेस्ट भी आपको वहीं पर मिलने वाले हैं दोस्तों। तो मिलते हैं कल के टेस्ट में कुछ और नए प्रश्नों के साथ, कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।